जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख चुके होंगे कि एनसीईआरटी जो कि क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक के इसमें एनसीईआरटी के जितने प्रश्न बने हैं इस डिस्ट्रिक्ट बुक के माध्यम से इसमें दे दिया गया है। मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको टोटल जितना भी क्लास 6 से लेकर के 12 तक का जो भी दिया गया है इस बुक के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी जो कि भारत का भूगोल हो या विश्व का भूगोल हो, इस चैनल के माध्यम से ये सारा वीडियो मैं भूगोल का अपडेट कर दूंगा। अगर आप इस प्रकार के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड का उदाहरण है। देखिए खगोलीय पिंड कौन सा है, इसमें से आपको देखना है। एक सूरज है, दूसरा चंद्रमा है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद उल्का पिंड है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसमें टोटल दिया गया है तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी क्या है तो उल्का पिंड है। उल्का पिंड के बारे में देख लीजिए, जान लीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अच्छा खासा दिया गया है, इसके बारे में आप जानकारी कर लीजिए। क्या है देखिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी उल्का पिंड है तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो क्या कहलाती है तो खगोलीय पिंड कहलाती है। तो ये आपको एक कॉन्सेप्चुअल के रूप में मिल गया, जो कि उल्का पिंड क्या होती है तो वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार दरोगा हो, या बिहार कांस्टेबल हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो, किसी या पीसीएस हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो समझिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये एनसीईआरटी का ही सारा प्रश्न इसमें दिया गया है। चलिए इसके बाद है, किन खगोलीय पिंडों का तारा कहलाता है। किस खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, जिसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है। देखिए खगोलीय पिंड है और वहाँ क्या, यहाँ क्या है तो तारा। खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं, तो ये आपका हो जाए जिसके पास उष्मा तथा प्रकाश हो उसे क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड का तारा कहते हैं। इससे पहले आप क्या पढ़े उसमें खगोलीय पिंड के बारे में, इसमें तारा भी पढ़ना है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बनी होते हैं, इसके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है, इसको वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं तो तारा कहते हैं। और इसमें एक आप पढ़ सकते हैं, सूर्य भी एक क्या है तो तारा है। चलिए आगे देखते हैं। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। याद करिएगा, तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती है तो नक्षत्र मंडल कहलाती है। इसका डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। देखिए क्या है, तारों के आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई आकृतियां दिखाई देती है, इन्हें क्या कहते हैं तो नक्षत्र मंडल कहते हैं। दोस्त ये क्वेश्चन, ये सब जो भी क्वेश्चन है इसका एनसीईआरटी का ही है, तो मुझे इस संबंध में ज्यादा कुछ तो बोलना है नहीं। आप लोग समझ चुके होंगे ये एनसीईआरटी का कितना इफेक्ट रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप इस चैनल को देखिए और इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 में है, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। ये आपका नक्षत्र मंडल से है। किससे है तो नक्षत्र मंडल से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्सा मेयर के बारे में, अर्सा मेयर या बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि का मतलब क्या होता है 7 रंगों का समूह। याद करिएगा, सप्तऋषि 7 रंगों का समूह। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। यह एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो कि कक्षा 6 का है, इसी प्रकार जो है सो हम इस चैनल के माध्यम से सारी कक्षा को अपलोड करते रहेंगे, और तो आप लोग जो है सो इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। आगे है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। तो किन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं तो जिनके पास, याद करेगा, अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं तो ग्रह कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ग्रह क्या होता है तो जिसके पास अपनी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें ही खगोलीय ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, वही डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जैसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेटेनाई से बना, ये जो ग्रीक भाषा के जो है किससे बना हुआ है तो याद करिएगा
प्लेटेनाइज शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। आगे है कथन पर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिए आगे क्या है, पहला कथन क्या था, क्या है, देखिए पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये तो सही बात है, पृथ्वी एक ग्रह है और इसके पास अपना प्रकाश नहीं है, तो ये किससे प्रकाश करता है, लेता है, तो सूर्य से एवं उष्मा से ये जो है सो प्रकाश आता है। इसको सॉरी थोड़ा मिस हो गया, पृथ्वी के पास जो है सो अपना प्रकाश नहीं है, तो कहाँ से लेता है, ये सूर्य से प्राप्त करता है। इसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, ये तो आपका सही है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो देखिए ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सभी जानते होइएगा कि अगर दूरी के हिसाब से बोले तो दूरी के हिसाब से कितना ग्रह है, तो ये आपका जो है सो कौन सा है, तो याद करिए पृथ्वी सूर्य के दूरी के हिसाब से चौथा नहीं, ये तीसरा है। कौन सा है, तीसरा है। एवं आकार में अगर पूछे तो पांचवा हो जाएगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका कथन एक ही सही होगा। आगे है देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उसका उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, जो कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकीली प्रतीत होती है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह एवं आकार की अगर बात करें तो पांचवा ग्रह है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का जो है सही क्रम चुनिए। सूर्य से देखिए सबसे पहले क्या होता है, बुध होता है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। इस तरीका से जो है सो सूर्य से बढ़ते क्रम में जो है सो ग्रह का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल ग्रहों की संख्या कितना है, तो 8 है। इस जगह आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे है, आगे क्या है, तो दिए गए ग्रहों में कौन सा आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह टोटल कितना है, तो 4 है। कौन कौन सा है, याद कर लीजिएगा, बुध है, शुक्र है, मंगल है, और एक कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो एक पृथ्वी इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन बृहस्पति एक बाह्य ग्रह है। तो देखिएगा आंतरिक ग्रह के बारे में आपसे पूछा है, तो 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब देखिए आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह कौन सा होता है। वे ग्रह जो सूर्य के नजदीक है एवं चट्टान से बने हैं। देखिए जो चट्टान से बना हुआ ग्रह 4 गो है, उसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। और बाह्य ग्रह किसको कहते हैं, जो गैसीय रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा होता है, एक बृहस्पति होता है, इसके बाद शुक्र होता है, अरुण होता है और वरुण होता है। ये सब क्या है, तो बाह्य ग्रह का उदाहरण है, जो कि गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद देखिए आगे ही दे दिया गया है बाह्य ग्रह कौन सा है, तो अभी हम जस्ट बोले हैं, एक बृहस्पति है, इसके बाद क्या है, नेपच्यून है यानी वरुण है, इसके बाद अरुण है, इसके बाद शनि है। यानी कि टोटल 4 गो क्या है, तो ये बाह्य ग्रह का उदाहरण है। हालांकि शायद हम ऊपर में दोस्त ये बोल दिए थे, जो आपको शुक्र बोल दिए थे, जो कि शुक्र जो है आंतरिक ग्रह का उदाहरण, थोड़ा सही कर लीजिएगा, हो जाती है आखिर में मिस थोड़ा सा। तो इसमें देखिएगा बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थ से बने हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। उसी के यूरेनस ही कहा जाता है अरुण को, और नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। इसके बाद है आगे कथन फिर दिया गया है। दोस्त कथन वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे आपको फैक्ट के बारे में पता चल जाता है, आखिर में कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आप ज्यादा जज कर पाते हैं। ये देखिए बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ये हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा तभी आप ये सही क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए कथन ए में क्या है, बुध का सूर्य से चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। जी जरूर सबसे कम होता है, जो कि मात्र कितना 88 दिन में ये हो जाती है। इसके बाद कह रहा है बुध सूर्य से सबसे निकट का ग्रह है, तो एकदम सही बात है, यानी कि कथन ए और कथन दोनों सही है, और आर ए का भी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं इसका सही है। देखिए वही बात है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बुध सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, इसी कारण इसका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सबसे कम यानी 88 दिन में होती है। 11वां सौर मंडल में किन 2 ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो आपने ऊपर में ही देखा था। टोटल अगर हम बात करें तो ग्रह की संख्या 8 थी, और आंतरिक ग्रह कितना था, तो 4 था। बाह्य ग्रह कौन सा 4 था, वही आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में जो पाया जाता है वो क्षुद्र पट्टी पाई जाती है। किसके किसके मध्य होता है, तो याद करिएगा मंगल एवं बृहस्पति के मध्य होता है। देखिए यहाँ से अच्छा से जानने का प्रयास करते हैं।
तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के एक ही भाग होते हैं जो वर्षों पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। तो देखें, इसके बाद है आगे, हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा अवस्थित है? तो सूर्य से सबसे दूर के ग्रह की बात करते हैं, नेपच्यून है, जो कि वरुण है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए, सूर्य से बढ़ते क्रम में आपको दिया गया है, सबसे निकट में कौन है? तो बुध है, इसके बाद शुक्र है, इसके बाद पृथ्वी है, इसके बाद मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। वर्ष 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस व 2003 UV 313 जैसे खगोलीय पिंडों को बौना ग्रह की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये किसमें हुआ था? 2006 के अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ में ये बात कहा गया। आगे देखते हैं, आगे है, नीचे दिए गए फिर कथन एवं कारक से है। पृथ्वी के आकार को भूआब, जिसको जियोड कहा जाता है, ये सही है। इसके बाद है, पृथ्वी ध्रुव के पास चपटी हुई है, ये भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर ए का व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहते हैं। भूआब का अर्थ क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, भूआब का अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी के समान आकार। क्या लिखेगा? पृथ्वी के समान आकार। फिर है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडा है। इसका कारण क्या होता है? जल एवं वायु की उपस्थिति होने के कारण यहाँ जीवन क्या है? तो संभव है, और जीवन तो है ही लोगों का। इसके बाद है आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कथन सत्य की बात कर रहा है। तो देखिए, पहले क्या है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी हरे रंग के दिखाई देते हैं। देखिए, हरा रंग का नहीं कह सकते हैं, कैसा दिखाई देगा? तो नीला। कैसा? तो पृथ्वी सभी लोग जानते हैं किस कलर का है, तो नीला रंग का है, तो स्वाभाविक है नीला दिखाई देगा। फिर है, पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण, ये तो पहले ही रंग होगा, क्योंकि हम कहें जो पृथ्वी का रंग कैसा है? तो नीला है, लेकिन यहाँ कह रहा हरा रंग, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए, न तो ए और न ही दोनों में से कोई नहीं सही है। देखिए, डिस्क्रिप्शन में क्या है, अंतरिक्ष में देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। किस प्रकार? तो नीला रंग की, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 सतह पर क्या है? जल से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह के रूप में कहते हैं। आगे है, सौर मंडल का निर्माण किससे मिलकर के हुआ है? तो सौर मंडल सूर्य से, ग्रह से, इसके बाद उपग्रह से, इसके बाद उल्कापिंड से, यानी सभी को मिलाकर के क्या हुआ है? इन सभी को मिलाकर के सौर मंडल का निर्माण हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन है, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, और इसका मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? तो सूर्य होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई, हालांकि ये सभी एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो सभी वीवीआई ही क्वेश्चन है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सत्य इसमें चुनना है। सूर्य का खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। ये क्या है? सूर्य का जो है खिंचाव सौर मंडल को बांधे रखता है, एकदम सही है। इसके बाद है, सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि इस प्रकार से इसका क्या आंसर हो जाएगा? कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, इसमें है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अधिक गर्म गैस से बना है। इसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का मुख्य स्रोत है। हम सूर्य को अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमें लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब समझ सकते हैं, इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना? 8 मिनट लगते हैं, लगभग 8 मिनट। हालांकि 8 मिनट 20 सेकंड भी लिखा रहता है, तो 8 मिनट 20 सेकंड भी आप लोग मार लीजिएगा, लगभग में दिया गया है। इसके बाद है, सौर मंडल के ग्रह जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसके रास्ते किस आकार में फैलते हैं? तो इसके दीर्घवृत्ताकार। किस प्रकार से? दीर्घवृत्ताकार। इसके बाद देखिए, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह का एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते किस प्रकार का होता है? तो दीर्घवृत्ताकार के रूप में फैले होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो कक्षा कहते हैं। इसके बाद देखते हैं,
आगे है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो सभी लोग जानते भी होंगे, शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में पृथ्वी के लगभग क्या है? तो बराबर है। आगे है, पृथ्वी पर सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है पृथ्वी का? तो शुक्र है। याद करेगा, शुक्र है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह। कौन सा है? तो शुक्र है। और सूर्य का कौन सा है? तो बुध है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं देखिएगा, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानते होइएगा बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। इसके बाद है, कौन से वे दो ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण है जो कि विपरीत होता है? एक बुध होता है दोस्त, और एक क्या होता है? तो शुक्र होता है। एक क्या होता है? तो शुक्र होता है। देख लीजिए ऑप्शन में, बुध एवं शुक्र। सॉरी दोस्त, ये थोड़ा रॉन्ग हमको बोलने में हो गया। बुध और शुक्र नहीं, बुध एवं अरुण का होता है, जिसको यूरेनस बोलते हैं। ये थोड़ा सा मिस हो गया, सॉरी। अरुण होता है। कौन सा होता है? तो अरुण होता है। देखिए आगे है, शुक्र और यूरेनस के परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत होती है। शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा, जिसको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। आगे है, आगे देखते हैं, इसमें भी कह रहा है कथन पर विचार करिए। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये तो कथन सही है। बृहस्पति याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो बृहस्पति, शनि एवं अरुण के चारों तरफ क्या है? छल्ले है। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्यक छोटे छोटे पिंडों से बनी होती है। ये भी कथन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, आगे है, जो कि समझ लीजिए यहाँ उपयुक्त दोनों कथन सही है। पृथ्वी के इन छल्लों की शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखिए, हमारे सौर मंडल के किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा उपस्थित नहीं है? तो याद करिएगा, बुध एवं शुक्र। इसमें होगा क्या? बुध एवं शुक्र। हालांकि हम उस जगह पे चंद्रमा की बात समझ गए थे, लेकिन वो क्लॉकवाइज की बात कर रहा था, जो क्लॉकवाइज कौन सा है? तो यहाँ कह रहा एक के पास भी चंद्रमा नहीं है, यानी उपग्रह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र। याद रखिएगा, यानी कि 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे सौरमंडल में बुध एवं शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। 24 है, नीचे दिए गए कथनों पर सबसे अधिक चंद्रमा वाला उपग्रह कौन सा है? दोस्त हालांकि इसमें तो बृहस्पति दिया गया है, लेकिन फिलहाल में शनि हो गया है। याद रखिएगा, शनि के टोटल 145 उपग्रह हो गए हैं। कितना? तो 145। तो इस क्वेश्चन को हालांकि कुछ पुराना डाटा है, वो बढ़ते घटते रहता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। एकदम राइट बात है, सही बात है। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। जी नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये आधा नहीं होता, 1/4 होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी, कथन 2 आपका रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ एक सही हो जाएगा। देखिए यहाँ देखते हैं, उपग्रह के अंग्रेजों में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? साथी या सहचर। ये भी आपका फैक्ट अच्छा हो गया। सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? तो साथी एवं सहचर कहते हैं। ये उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, अतः कथन एक सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो कि कौन सा है? तो चंद्रमा है। इसकी व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ऊपर में जैसे कि मैंने बोला था, कितना है? तो 1/4 है, इसलिए कथन आपका स्टेटमेंट 2 जो था वो रॉन्ग हो गया। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है, इसलिए कथन सेकंड क्या है? तो असत्य है। इसके बाद दोस्त देखते हैं, प्राचीन भारत में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन है? तो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री की बात करते हैं तो आर्यभट्ट है। कौन सा है? तो आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। देखिए 27 में क्या है? नीचे के कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमारे चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये सही बात है। इसके बाद है, चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने कक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय से अधिक है। ये रॉन्ग आपका हो जाएगा, सिर्फ ए ही सही होगा। देखिए दोस्त, सिर्फ ए सही होगा और आर गलत हो जाएगा। क्यों? इसके मतलब समझिए। यहाँ देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितना? 27 दिन में पूरा करता है।
लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। अतः चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय के बराबर ही होता है। इसलिए कथन जो है सो सेकंड आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और फैक्ट को हम देख लेते हैं। देखिए, नील आर्मस्ट्रांग के बारे में दिया गया है। सबसे पहले व्यक्ति थे कि कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर कदम रखा। ये स्रोत कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नासा के आधिकारिक वेबसाइट पे इसका चर्चा किया गया है और दिया गया है। जबकि एनसीईआरटी बुक अब जब पढ़ेंगे तो उसमें कक्षा 6 में आपके क्या है, तो 21 जुलाई 1969 एक दिन का गैप दिया गया है। तो आप लोग क्या करिएगा, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित है। जब नासा के मान के चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे 20 जुलाई को दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी प्रश्न 21 जुलाई 1969 को लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी बुक किसी भी एग्जाम को फॉलो करता है, तो आप 21 जुलाई को ही मारने का प्रयास करिएगा। इसके बाद आगे है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। एकदम सही बात है, ये सही बात है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। एकदम सही है, दोनों बात सही है, जो कि कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए, हाँ, उपयुक्त दोनों कथन सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। इसके बाद है, खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी, एक सेकंड दोस्तों, सॉरी, चलिए थोड़ा देख लेते हैं कहाँ थे। तो यह क्या है, खुले आकाशगंगा में एक छोर से दूसरे छोर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो कि एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का क्या होता है, तो समूह होता है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा की एक ही भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम आकाशगंगा का एक भाग है कौन सा, तो हमारा सौरमंडल, और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना जो है आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से किया गया है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती है, तो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। दोस्त, इसी प्रकार आप वीडियो चाह रहे हैं जो एनसीईआरटी सारा मेरा खत्म हो जाए, इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि मैं क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का एनसीईआरटी जितना प्रश्न है, हालांकि कोशिश करूंगा मैं सारा सब्जेक्ट का उपलब्ध करवा दूं, लेकिन अभी फिलहाल मैं जो ज्योग्राफी चला रहा हूं, इस ज्योग्राफी को अगर आप शुरू से अंत तक वीडियो देखना चाह रहे हैं, जो भी क्लास 6 से लेकर 12वीं तक का, तो आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।